आप सोच कर देखो, मान लो आपने पहले 10th की, फिर 12th की और 12th के बाद ग्रेजुएशन की, उसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर बीएड, फिर बीटीसी की डिग्री की, और इतना सब कुछ करने के बाद भी बजाय आपको नौकरी मिलने के ऐसी न्यूज सुनने को मिले। इसकी क्वालिफिकेशन होती है सिर्फ 5वीं पास। उसके मात्र 62 पोस्ट के लिए 93,000 लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें 3,700 PhDs, 22,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स और 50,000 ग्रेजुएट्स थे। IIT जैसी टॉप इंस्टीट्यूशन से बढ़ के भी लोगों को मुश्किल से 50-60 हजार रुपए तनख्वाह मिल रही है। एक MBBS 10 साल तक पढ़ाई करने के बाद भी सिर्फ 50,000 रुपए में काम कर रहा। इंडिया का यूथ छोटी छोटी नौकरियों के लिए तरस रहा है। लाखों लोगों को ग्रेजुएशन करके डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ रहा है। वही कि एक बार जब गवर्नमेंट जॉब लग गई तो लाइफ सेट है, काम नहीं करना पड़ेगा, जॉब एकदम सेफ है। इस चक्कर में मुखर्जी नगर में बच्चों ने अपने 10 साल खराब कर लिए हैं। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी हम 30 साल के हो गए और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। सरकारी नौकरी की तैयारी, सरकारी जॉब, सरकारी नौकरी। पिछले 8 सालों में करीब 22 करोड़ एप्लीकेशंस करी गई सरकारी नौकरियों के लिए हमारे देश में, लेकिन सिर्फ 7,22,000 सरकारी नौकरियां एक्चुअली में अवेलेबल थी। 300 लोग अप्लाई करने लग रहे हैं तो सिर्फ एक को नौकरी मिल पाएगी यहाँ पर। और यहाँ गवर्नमेंट जॉब एक ऐसा टॉपिक जिस पर आचार्य प्रशांत से लेकर नीतीश राजपूत हर किसी ने वीडियो बनाई है, मगर मिस इन्फॉर्मेशन के साथ। आखिर जब हमें पता है कि इतना हाई कॉम्पिटिशन है और जितने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं उसमें से केवल 5 से 10% ही सफल हो पाते हैं, तो फिर क्यों हम अपनी जिंदगी का सबसे अहम समय इसमें व्यर्थ कर रहे हैं? आखिर क्या कारण है कि हम लोअर मिडिल क्लास के लोग भी 18 से 20 साल की उम्र में ही कोई बिजनेस नहीं खड़ा कर पाते और औरों की तरह करोड़पति नहीं बन पाते? तो इसका उत्तर है कि हम बने ही हैं नौकरी के लिए, और इसका राज छिपा है इस एक छोटी सी कहानी में। साल था 1806, नेपोलियन बोनापार्ट की सेना एक पर्शियंस ट्रीटी पर आक्रमण कर देती है। पर्शियंस आर्मी नेपोलियन बोनापार्ट की सेना के सामने बहुत ज्यादा एडवांस और संख्या में भी दुगनी थी, मगर इतिहास का एक ऐसा उलटफेर होता है कि नेपोलियंस की छोटी सी सेना इतनी एडवांस सेना को बड़ी ही आसानी से हरा देती है, और इसका खामियाजा पर्शियंस एम्पायर को बहुत बुरी तरीके से भुगतना पड़ता है। और इतिहास में ऐसी गलती दोबारा ना हो, इसके लिए पर्शियंस एम्पायर एक इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन टीम अपनी रिपोर्ट पेश करती है तो उसका रिजल्ट सभी को शॉकिंग कर देता है, क्योंकि नेपोलियन के द्वारा इतनी एडवांस सेना को हराने के पीछे एक सिंपल सा कारण था, और वो कारण ये था कि उसका हर एक सैनिक उसके ऑर्डर को फॉलो कर रहा था बिना किसी सिंगल क्वेश्चंस के। ऐसा उसने किया था अपने एजुकेशन सिस्टम के थ्रू, और इतिहास में दोबारा ये गलती ना हो इसी के लिए पर्शियंस एम्पायर भी एक नया एजुकेशन रिफॉर्म लाते हैं और एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार करते हैं कि जिससे एक स्किल्ड रोबोट तैयार हो जो केवल उसके ऑर्डर को फॉलो करे बिना किसी क्वेश्चंस के। और अगले 2 साल में पर्शियन में एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम को लागू किया जाता है जो 8 साल से लेकर 13 साल तक के बच्चे के लिए मैंडेटरी कर दिया जाता है, जिसके द्वारा एक ऐसी स्किल्ड लेबर तैयार हो सके जो केवल उसके ऑर्डर को फॉलो करे। और इस एजुकेशन सिस्टम का इतना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ कि अगले 5 साल के अंदर ही पर्शियन में एक ऐसी लेबर कोर्स तैयार होगी जो केवल सुप्रीम लीडर के ऑर्डर को फॉलो करे, और ये एजुकेशन सिस्टम दुनिया भर में फेमस हुआ। और जब ब्रिटिश भारत पर हुकूमत कर रहे थे तो उन्हें भी कुछ ऐसा ही एजुकेशन सिस्टम चाहिए था जिससे ऐसे लोग तैयार हो जो ज्यादा क्रिएटिव ना हो और ज्यादा क्वेश्चन ना करे, बस सुप्रीम लीडर का ऑर्डर फॉलो करें। इसका रूट कॉज फाइंड आउट करने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने 2 मेजर चैलेंजेस थे। एक कम्युनिकेशन विद इंडियन, दूसरा वर्कर्स और क्लर्क्स की बहुत जरूरत थी उन्हें। फिर थॉमस बेविंगटन मैकॉय ने हमें इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 दिया। जब 1835 में लॉर्ड मैकाले ने यह एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिश पार्लियामेंट के समक्ष प्रस्तुत करा था तो उसने एक बात कही थी कि आने वाले दशक में हम एक ऐसी जनरेशन तैयार करेंगे जो देखने में तो पूर्णतः भारतीय होगी पर अंदर से पूरी तरीके से अंग्रेजी होगी। और हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी थोड़े से चेंजेस के साथ ऐसा का ऐसा ही चल रहा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एजुकेशन में एक चीज होती है NCF यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें ये मेंशन होता है कि किस तरीके से प्राइमरी लेवल का स्ट्रक्चर तैयार होगा बच्चों को पढ़ाने के पाठ्यक्रम का। और आपको पता है कि लास्ट NCF कब आया था? लास्ट NCF 2005 में आया था, यानी एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज पिछले 15 सालों से अपडेट तक ही नहीं की गई। अपने देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है कि यहाँ पर 5 साल में राजनीति तो चेंज हो जाती है पर 5 साल में एजुकेशन में कुछ भी रिफॉर्म नहीं होता। देखो यार, हमारी सच्चाई होती है कि जब हम 10वीं 12वीं में होते हैं तब हमारे प्रैक्टिकल का P भी ढंग से नहीं पता होता और हमें साइंस के स्टूडेंट होकर लैब का L भी नहीं पता होता है।
एक शायद किसी दिन ही साल में एक या 2 बार लैब में ले जाया जाता है। ग्रामीण एरिया के तो स्कूल भाई ऐसे ही है, जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ उन सब में इसी तरीके का हालात है। और आपको मैं बता दूं कि हमें प्रैक्टिकल जब किए जाते हैं तो पिछले साल की जो फाइलें होती है वही उठा लेते हैं और बस दूसरी नई फाइलों में हम उसमें से छाप देते हैं और हमारे प्रैक्टिकल हो जाते हैं। इतना ही नहीं कि यार जो बीएड बीटीसी करते हैं ग्रामीण क्षेत्र की जो स्कूल होते हैं वहां पर ट्रेनिंग के नाम पर हम केवल फाइलें तैयार करते हैं और उन फाइलों में भी बस पिछले साल की फाइलों से ही टैब लेते हैं। हमारी ग्राउंड लेवल पर ट्रेनिंग लगभग 0 के बराबर होती है और ना ही कोई ढंग से जांच करता, बल्कि जो एग्जामिनर आते हैं वो बस अपने चाय पानी का नाश्ता लेकर चले जाते हैं पूरे में से पूरे नंबर देकर। और यार रियलिटी ये है कि जो डिप्लोमा और डिग्री धारक होते हैं मेडिकल साइंस में, उनकी भी जो ग्राउंड लेवल की ट्रेनिंग होती है वो लगभग 0 के बराबर होती है और नाम मात्र की होती है और बस उनको डिग्री थमा दी जाती है कि वो डॉक्टर बन गए। और अब आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम से बच्चा निकलेगा जो आज तक केवल नोटिफिकेशन के दल पर पास होता आया है, जिसकी ग्राउंड रियल और प्रैक्टिकल नॉलेज लगभग 0 है, तो वो इस रियल वर्ल्ड में आकर कुछ धमाल कर देगा? मुझे नहीं लगता। स्कूल की किताबों में एक्चुअली में करियर्स के साथ कनेक्शन बनाना कहीं ना कहीं मिसिंग है। a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। इसका रियल लाइफ में क्या यूज है किसी को नहीं पता।